CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 127, अध्याय 17। आइए डिजाइन बनाएं। प्रस्तुत अवधारणाएं: रूप सज्जा और वस्त्र विन्यास, मंच, नाट्य लेखन। मंचीय तकनीक 1। रंग रचना के संसार में रूप सज्जा बनती है एक कहानी। खुलती है भावों की गठरी जब छूती है चेहरे को रंगों की कूची। पोशाक के चित्रपट पर उभरते हैं नित नए किरदार। सामंजस्य और दृश्य के विधान से रच देते हैं अनूठा अकल्पनीय रंग रचना का संसार। दृश्य 3, रंगमंच प्रस्तुति। किसी एक सफल प्रस्तुति में हम देखते हैं कि अभिनेता अभिनय करता है और प्रशंसा पाता है, लेकिन उसके लिए बहुत से अन्य संबंधित कला विभागों के प्रयास और कार्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि उसका अभिनय दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। हम यहां उन मूलभूत कलाओं को समझेंगे: रूप सज्जा, वस्त्र विन्यास, मंच विन्यास। प्रथम दृष्टि में किसी की पहचान उसके चेहरे से होती है, इसलिए एक अभिनेता के लिए मंच पर विश्वसनीय दिखने हेतु प्राथमिक रूप से जिस तत्व पर विचार किया जाना चाहिए वो है रूप सज्जा। रूप सज्जा। क्या आपने कभी अभिनेता के चेहरे पर लगे रंगों पर गौर किया है? कुछ को देखकर अच्छा लगता है, कुछ डरावने लगते हैं और कुछ को देखकर हंसी आती है। ये सब रूप सज्जा का कमाल होता है। ये योजनाबद्ध तरीके से भूमिकाओं के अनुसार किया जाता है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक पात्र, चाहे वो किसी जेंडर, आयु या समुदाय आदि का हो, उसकी रूप सज्जा करनी पड़ती है। पृष्ठ 128। इस पृष्ठ के बाईं तरफ सबसे ऊपर एक ग्रीन कक्ष दिया गया है और इस चित्र में रूप सज्जा करने वाला व्यक्ति एक कलाकार की रूप सज्जा कर रहा है। इसे ग्रीन कक्ष भी कहा जाता है। ये कक्ष अच्छी रोशनी वाला और हवादार होना चाहिए। आपका सवाल हो सकता है, लेकिन क्यों? रूप सज्जा क्यों आवश्यक है? हम अपने दैनिक जीवन में तो रूप सज्जा नहीं करते, मंच पर यह क्यों आवश्यक है? आपका उत्तर होगा: 1. दृश्यता और प्रदर्शन। रूप सज्जा चेहरे से संबंधित विशेषताओं को बढ़ाती है। ये सुनिश्चित करती है कि भाव और अभिव्यक्तियां दर्शकों को दूर से भी स्पष्ट दिखाई दें। 2. चरित्र रूपांतरण। अभिनेताओं को किसी पात्र विशेष में ढालने के लिए रूप सज्जा एक शक्तिशाली उपकरण है। ये किसी भी कलाकार को बूढ़ा दिखाने, युवा दिखाने या पात्र विशेष में ढालने के लिए न केवल सहायक होती है, बल्कि समग्र रूप से पात्र की प्रामाणिकता को भी बढ़ाती है। 3. चेहरे के भावों को उभारना। रूप सज्जा चेहरे और आंखों के विशेष भावों को प्रमुखता से रेखांकित करने का कार्य भी करती है, जिससे दर्शकों को सूक्ष्मतम बारीकियां दिखाई दे सकें। 4. मंचीय प्रकाश के साथ सामंजस्य। मंच पर उपयोग की जाने वाला रोशनी का प्रकाश अत्यधिक सघन होता है, जिससे त्वचा के प्राकृतिक रंग में बदलाव आ सकता है। मंच की रोशनी के प्रयोग में अभिनेता के चेहरे को फीकेपन एवं आवश्यकता से अधिक अंधकारमय होने से बचाने के लिए रूप सज्जा का प्रयोग संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। 5. ऐतिहासिक और नाटकीय शैलियां। मंच विन्यास या शैली के अनुसार शैली विशेष को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी रूप सज्जा की जाती है। ये अभिनेताओं को निर्देशक द्वारा परिकल्पित किसी कालावधि संस्कृतियों या काल्पनिक दुनिया के अनुरूप ढालने में सहायक होती है। संक्षेप में, मंच पर अभिनेताओं के लिए रूप सज्जा का अर्थ केवल अच्छा दिखना या सौंदर्य बोध होना नहीं है। ये एक व्यवहारिक और कलात्मक आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी नाट्य प्रदर्शन की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये अभिनेताओं को दर्शकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करने में सहायक होती है, उनके चरित्र चित्रण को निखारती है तथा समग्र रूप से प्रस्तुति के दृश्यों को वांछित प्रभाव प्रदान करती है। नाटक और भूमिका के आधार पर रूप सज्जा
विभिन्न प्रकार की होती है। साधारण रूप सज्जा, सरल एवं मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित करने वाली। चरित्र रूप सज्जा, इनमें आयु, पेशा, व्यक्तित्व और परिस्थिति जैसे तत्वों को दिखाया जाता है। विशेष प्रभाव, इनमें घाव, धब्बों या सींग आदि जैसी अतिरिक्त विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। पृष्ठ 129। काल्पनिक या अमूर्त रूप सज्जा, आधुनिक रंगों के साथ अनूठे अपरिचित पात्रों का निर्माण किया जाता है। माइम या पैटर्न रूप सज्जा, एक आकर्षक फेस कवर जो आमतौर पर तटस्थ होता है। लोगों का सर्वप्रथम ध्यान चेहरे पर जाता है, उसके बाद वस्त्र, पोशाक या कपड़े ध्यान आकर्षित करते हैं। नाटक में किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से निर्धारित होता है। इसलिए मंच के पात्रों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। उपरोक्त विवरण के आधार पर रूप सज्जा के प्रकार को पहचानिए और लिखिए। इस पृष्ठ के बाईं तरफ रूप सज्जा के 4 चित्र हैं। पहले चित्र में एक लड़के के 2 अलग अलग रूप सज्जा के चित्र हैं। उसके साथ वाले चित्र में एक लड़के का चेहरा है जिस पर रूप सज्जा हो रखी है। तीसरे चित्र में एक लड़के के चेहरे पर माइम रूप सज्जा हो रखी है और चौथे चित्र में एक व्यक्ति के चेहरे पर घाव की रूप सज्जा है। वस्त्र विन्यास, हम विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आप घर में जो पहनते हैं उसे स्कूल में नहीं पहनते। इसी तरह गांव के किसी त्योहार के दौरान आप जिन कपड़ों को पहनकर मंदिर में जाते हैं वो आपके रात में पहनकर सोने वाले कपड़ों से अलग होते हैं, है ना? इसी तरह एक अभिनेता विभिन्न पात्रों को रचने के लिए भिन्न भिन्न वस्त्र पहनता है। इससे दर्शकों को पात्र को समझने, पहचानने और उससे जुड़ने में मदद मिलती है। यह प्रश्न हो सकता है, जब हमारे पास चुनने के लिए अनेकों कपड़े और विकल्प उपलब्ध हैं, तो कोई ये कैसे तय कर सकता है कि किसी चरित्र के लिए क्या उपयुक्त रहेगा? इसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। वस्त्रों को यहां दी गई श्रेणियों के अनुसार परिकल्पित किया गया है। जेंडर विशेष, पुरुष और महिलाओं के कपड़े भिन्न भिन्न होते हैं। पात्र की आयु, भिन्न भिन्न आयु में लोग भिन्न भिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं। नाटक की समय रेखा, किसी भी संस्कृति या प्रवृत्तियां या वेशभूषा बदलते समय के साथ विकसित और परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि शिवाजी महाराज के समय जीन्स पैंट का कोई अस्तित्व नहीं होता था। कहानी का भौगोलिक स्थान संस्कृतियों और देशों के अनुसार अंतर होता है। अर्थात कर्नाटक का पारंपरिक पहनावा बंगाल से भिन्न है। पात्र का व्यवसाय, पुलिस, वकील और डॉक्टर। पृष्ठ 130। पात्र की विशेषताएं, एक व्यक्ति जो हमेशा गंदे वस्त्र पहनता है और एक जो हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनता है। इन सभी तत्वों को वस्त्र विन्यास में कैसे सम्मिलित किया जाता है? इनका सही तरीके से प्रयोग करके। वस्त्र या सामग्री, समय सीमा और भौगोलिक स्थिति का मिलान किया जाए। प्राचीन भारत के हिमालय की एक कहानी के लिए सिंथेटिक शिफॉन का उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में शिफॉन मौजूद ही नहीं था और ये हिमालय के ठंडे मौसम के अनुकूल भी नहीं होगा। रंग, ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे समय, काल, अर्थात वैदिक काल के किसी दृश्य के लिए नियॉन नीले रंग का प्रयोग उचित नहीं है। प्रत्येक रंग एक निश्चित अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात नकारात्मक पात्रों के लिए गहरे रंग। सांस्कृतिक पहलू, अर्थात शोक या अंतिम संस्कार जैसे दृश्यों में लाल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। विन्यास और पद्धति यानी पैटर्न और डिजाइन, कपड़ों पर कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो राजघराने के लिए विशेष होते हैं, कुछ जनजातीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कुछ ग्रामीण परिवेश के लिए विशिष्ट होते हैं। स्टाइलिंग, आभूषण, मुकुट, दुपट्टा, बेल्ट, बैग, चश्मा आदि अतिरिक्त सामग्री। इस पृष्ठ की बाईं तरफ सबसे ऊपर चित्र में एक रूप सज्जा करने वाला व्यक्ति एक कलाकार की रूप सज्जा कर रहा है। उसने
पात्र की आवश्यकता अनुसार वस्त्र पहन रखे हैं। इस पृष्ठ के नीचे की तरफ 4 चित्र हैं और इन चित्रों के ऊपर लिखा है, वेशभूषा के आधार पर आप इन चरित्रों के बारे में क्या समझते हैं, नीचे लिखिए। पहला चित्र एक चोर का है जिसने अपने हाथ में धन की थैली पकड़ रखी है। दूसरा चित्र एक बादशाह का है। तीसरा चित्र एक ठंडे प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति का है और चौथा चित्र जनजातीय वेशभूषा में एक कलाकार का है। पृष्ठ 131। गतिविधि। आइए अभिकल्पन करें। अभिकल्पन अर्थात डिजाइन का पहला चरण योजना बनाना है और ये रेखाचित्र के माध्यम से किया जाता है। 1. रूप सज्जा योजना। बाल और सिर से संबंधित तत्व बनाएं तथा यहां पर दिए गए पात्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप सज्जा के साथ इसे रंग दीजिए। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं और बार बार अभ्यास कर सकते हैं। संभव हो सके आप अपनी ओर से इसे रचनात्मक और रुचिपूर्ण बनाएं। मुकुट, सिर का पहनावा, बाल आदि का प्रयोग कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र जैसा बनाएं जिसका वास्तव में अस्तित्व हो, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि। इसे यथासंभव सरल किंतु परिशुद्ध रखिए। इस पृष्ठ की बाईं तरफ सबसे ऊपर एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा है। इसके बालों को 2 अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में 4 चेहरों के एक समान चित्र हैं। अब आपको इन चारों एक समान चित्रों की अलग अलग रूप सज्जा करनी है। पहले चेहरे को चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे को लोक नर्तक, तीसरे को सुभाष चंद्र बोस और चौथे चेहरे को चंद्र भगवान की रूप सज्जा से रचना है। पृष्ठ 132। 2. वस्त्र विन्यास। अब हम उसी तरह से वस्त्र विन्यास करने का प्रयास करेंगे जिस पात्र की आपने रूप सज्जा की थी। अब उसी के लिए वस्त्र विन्यास कीजिए। समयावधि, कार्य की प्रकृति, रंग और अन्य विवरण का ध्यान रखिए। आप दिए गए चित्र के अनुसार कपड़े के टुकड़े बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। पोशाक पहन ली गई है, रूप सज्जा हो गई है, लेकिन आप इसे मंचित कहां करेंगे? इसका उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा है। पृष्ठ की बाईं तरफ वस्त्र विन्यास का रेखाचित्र बनाते हुए एक चित्र दिया गया है और पृष्ठ के दाईं तरफ 2 चित्र हैं। पहला चित्र एक पोशाक का है और दूसरा चित्र पोशाक का रेखाचित्र है। यहां पर 4 रेखाचित्र दिए गए हैं। आपने इन रेखाचित्रों का चंद्रगुप्त मौर्य, लोक नर्तक, सुभाष चंद्र बोस और चंद्र भगवान के रूप में वस्त्र विन्यास करना है। पृष्ठ 133। मंच से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रंगमंच शब्द की उत्पत्ति ग्रीक प्रदर्शन स्थल थिएट्रॉन के नाम से हुई है। एक मंच पर। मंच वो स्थान है जहां आप नाटक प्रस्तुत करते हैं। रंगमंच के इतिहास में मंच के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। नाटकों का मंचन अनेक स्थलों पर किया गया है, जिनमें भारतीय नाट्य गृह, ग्रीक थिएट्रॉन से लेकर विश्व में नाटक के लिए विभिन्न तरह के रंगमंच, जैसे सड़कों पर नाटक प्रस्तुति और अंत में प्रोसिनियम नामक आधुनिक इंडोर प्रेक्षागृह सम्मिलित हैं। प्रोसिनियम आज के प्रदर्शनों में सबसे लोकप्रिय और सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली संरचना है। प्रोसिनियम मंच की उत्पत्ति सीधे विद्युत और प्रकाश बल्ब जैसी वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी हुई है। पहले अधिकांश नाटक दिन में मंच पर पड़ते सूर्य के प्रकाश में होता था या रात में बड़े तेल के दियों के प्रकाश में होता था, जैसा कि प्राचीन समय में प्रचलित था। बाद में विद्युत और विद्युत बल्बों का प्रयोग कर प्रकाश, उसकी तीव्रता और अन्य पहलुओं को नियंत्रित किया जा सका। इससे नाट्य प्रदर्शन किसी बंद भवन के अंदर ही किया जाने लगा, जहां ना तो तीव्र धूप, न ठंडी हवाएं और न ही भारी बारिश प्रदर्शन के मंचन में बाधक बन सकें। मंच के प्रमुख भाग, साइड विंग्स मंच के दोनों ओर लगे होते हैं, जो कलाकारों को मंच पर प्रवेश करने तथा पुनः वापस जाने में मदद करते हैं। एप्रन, ये घुमावदार भाग होता है जो मंच से आगे की ओर निकलकर दर्शकों की ओर जाता है।
सामान्यतया इस भाग का प्रयोग फुटलाइट और फुट माइक लगाने के लिए किया जाता है। प्रोसिनियम। प्रोसिनियम मंच के आगे की ओर लगा हुआ फ्रेम या वृत्तखंड होता है। साइक्लोरामा। मंच की पिछली दीवार पर लगा एक बड़ा हल्का नीला या सफेद रंग का कपड़ा जो मंच पर प्रदर्शित किए जाने वाले दृश्य को अनुकूल बनाता है, जिसका प्रयोग आकाश, बादल, सूर्योदय आदि जैसे विशेष प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ 134। गतिविधि। अब तक सीखी हुई समस्त क्रियाओं को एक साथ प्रयोग करने के लिए यहां दिए गए कार्य कीजिए। 1. अपनी किसी प्रिय कहानी का चयन कीजिए। 2. अपने पसंद के किन्हीं 2 पात्रों को चुनिए, उनके लिए वस्त्र विन्यास और रूप सज्जा कीजिए। यहां पर आप पुस्तक में पढ़ी हुई किसी कहानी की नकल ना करके स्वयं बनाएं। 3. दिए गए चित्र के अनुसार गत्ते की सहायता से एक मंच का प्रतिरूप तैयार कीजिए जिसमें साइड विंग्स भी हों। इसे समूह में भी किया जा सकता है। 4. योजना बनाएं कि मंच और सामग्री का उपयोग करते हुए मंच पर किसी एक दृश्य को कैसे अभिनीत किया जा सकता है, जैसे कुर्सियां, मेज आदि या पेड़, झोपड़ी आदि। वैकल्पिक रूप से इसका एक चित्र बनाएं। इस पृष्ठ के बाईं तरफ साइक्लोरामा का एक चित्र है। यहाँ पर मंच के विभिन्न भाग चित्रित किए गए हैं और इन्हें लघु रूप अर्थात शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। और मंच के विभिन्न भाग जैसे साइड विंग्स, लेफ्ट और राइट, एप्रन इत्यादि चित्रित किए गए हैं। साथ ही इस मंच के चित्र के नीचे मंच के भागों को चित्रित किया गया है। ये भाग हैं सी, सेंटर, CR, सेंटर राइट, CL, सेंटर लेफ्ट, UR, अपराइट, UC, अप सेंटर, UL, अप लेफ्ट, DR, डाउन राइट, DC, डाउन सेंटर और DL, डाउन लेफ्ट। पृष्ठ के निचले हिस्से में गत्ते से बने मंच के प्रतिरूप का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 135। दृश्य 4। ठीक से लिखिए। आलेख एक कूंची है कहानीकार की, रंगती जो दुनिया को अपने शब्दों से नृत्य के लिए आमंत्रित करता पात्रों को गढ़ता है एक ऐसा जादू, मंत्र मुग्ध कर देता है जो दर्शकों को। एक अच्छा आलेख अर्थात पटकथा का होना सफल प्रस्तुति की ओर पहला कदम है। जिस प्रकार किसी भवन की पक्की नींव किसी भी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, ठीक उसी प्रकार सही आलेख भी कौशल और रचनात्मक विकास के लिए एक आधार तैयार करता है। आइए सबसे पहले हम उन शब्दों और शब्दावलियों को समझें जो सामान्यतया प्रयोग में आते हैं। कहानी, नाटक, आलेख, संवाद, क्या ये सब एक ही हैं? नहीं। एक नाटक वो कहानी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे कही जाती है। पात्र जीवंत हो उठते हैं और घटनाएं आपके सामने घटित होने लगती हैं। लेकिन जब ये आलेख अर्थात लिखित रूप में होता है, क्या ये कहानी के समान नहीं होता है? कहानी और नाटक के आलेख में क्या अंतर है? गतिविधि। कक्षा में कहानी निर्माण निर्देश। सभी एक वृत्ताकार गोले में बैठते हैं। अगर घेरा बनाना संभव न हो तब अपनी जगह पर भी बैठा जा सकता है। शिक्षक पहला वाक्य बोलकर शुरुआत करेंगे। आप में से प्रत्येक एक पंक्ति जोड़कर एक कहानी का निर्माण करेगा। ध्यान से सुनिए कि अंतिम वाक्य क्या था। आपको वहीं से आगे बढ़ाना है। कहानी पूरी करने की जल्दबाजी मत कीजिए। कहानी रोचक और जटिल बनाने की कोशिश कीजिए। आरंभिक स्तर। प्रत्येक एक पंक्ति बोलेगा जब तक कि सभी को अवसर न मिल जाए। अंतिम समूह के बच्चों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो उसे पूरा करें। चर्चा। क्या ये एक रुचिपूर्ण कहानी है? क्या आपको लगता है कि ये कहीं से उबाऊ हो गई है? कहानी क्या है? क्या आप वर्णन कर सकते हैं? क्या ये किसी नाटक के आलेख की तरह है? नाटक के आलेख में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको कहानी की पुस्तक से भिन्न लगती हैं? उनमें कुछ के नाम बताइए जो भिन्न हैं। इस पृष्ठ की बाईं तरफ एक कहानी और स्क्रिप्ट वार्तालाप के 2 लेख के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 136। कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं, अनुभवों
या किसी रोमांच का एक वर्णन या विवरण है जिसे संरचित या सुसंगत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समय के साथ सामने आने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है जो क्रमानुसार प्रकट होती है। सामान्य रूप से चरित्रों की कथा होती है जो चुनौतियों का सामना करते हैं, परिवर्तनों से गुजरते हैं और कथा के समग्र विकास में योगदान देते हैं। वार्तालाप दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवादात्मक मौखिक आदान प्रदान है। ये एक सामाजिक तथा संवाद प्रक्रिया है जहां प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं और बारी बारी से एक संवाद बोलते हैं तथा सुनते हैं, जो आकस्मिक, औपचारिक या संरचित हो सकता है। एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि कहानी एक लेख के रूप में होती है जबकि आलेख बातचीत के रूप में। मुझे विश्वास है आप प्रत्येक दिन लोगों को घर में, सड़क पर, विद्यालय में, प्रत्येक जगह बातचीत करते, देखते या सुनते होंगे। आइए एक दुकानदार और ग्राहक के बीच किसी साधारण बातचीत को लिखने का प्रयास कीजिए। ये वो भी हो सकती है जो आपने देखा हो या बिल्कुल ही काल्पनिक भी हो सकती है। ग्राहक रिक्त स्थान, दुकानदार रिक्त स्थान, ग्राहक रिक्त स्थान, दुकानदार रिक्त स्थान। यहां पर आप ग्राहक और दुकानदार की बातचीत को स्वयं अपनी कल्पना से लिखेंगे। यदि आप बातचीत को आगे चलाए रखना चाहते हैं तो नोटबुक का प्रयोग कीजिए। इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहां पर दो बच्चों के चित्र हैं जिनके आगे एक ट्रॉफी रखी है और दोनों बच्चे बड़े ही खुश हैं। बधाई हो, आपने अपना पहला आलेख लिख लिया है। आइए अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि जो आलेख आपने लिखा है वो आपके देखे हुए नाटक या सुनी हुई कहानी से भिन्न है। ऐसा क्या है जिसका अभाव है? पृष्ठ 137। द्वंद्व अर्थात कॉन्फ्लिक्ट, कहानी के पात्रों या तत्वों के बीच द्वंद्व या असहमति जो अवरोध उत्पन्न करता है और कहानी को आगे ले जाता है। द्वंद्व कहानी कहने का आधारभूत तत्व है क्योंकि ये उन चुनौतियों, दुविधाओं या विरोधी ताकतों का निर्माण करता है जिन्हें पात्रों को सुलझाना होता है। कहानी में रुचि उत्पन्न करने, दर्शकों को बांधे रखने एवं चरित्र के विकास के लिए आवश्यक वातावरण के हेतु ये तनाव अति आवश्यक है। यह हमें किसी कहानी या आलेख के 3 प्रमुख भागों को समझने में सहायता करता है। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले में लिखा है आरंभ, दूसरे में लिखा है मध्य और तीसरे में लिखा है अंत। आइए अब तालिका को समझें। आरंभ, पात्र कौन है, कहाँ हैं और कब हैं? पात्र क्या चाहते हैं? मध्य, पात्रों की समस्या क्या है, पात्रों को क्या हुआ है, वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? अंत, क्या समस्या का हल होता है, ये कैसे और कौन करता है, निष्कर्ष क्या है? यहां पर आरंभ के नीचे रेल के इंजन का चित्र है और मध्य के नीचे रेलगाड़ी के डिब्बे का चित्र है और अंत के नीचे रेलगाड़ी के अंतिम डिब्बे का चित्र है। पृष्ठ के निचले हिस्से में 3 चित्रों की मदद से एक कहानी दी गई है जिसका आरंभ, मध्य और अंत है। आइए अब कहानी को समझें। आरंभ, खरगोश और कछुए की दौड़। इसके ऊपर खरगोश, कछुए और एक हाथी का चित्र है। मध्य, खरगोश आराम करता है, कछुआ आगे निकल जाता है। यहाँ पर पेड़ के नीचे खरगोश आराम कर रहा है और कछुआ आगे निकल रहा है। अंत, कछुआ दौड़ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। यहाँ पर कछुए की जीतने का चित्र है। यदि आप आलेख के मध्य वाले भाग पर ध्यान दें तो यहाँ वो समस्या दिखाई दे रही है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये किसी भी कहानी या आलेख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे द्वंद्व कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे इस लोकप्रिय कहानी में द्वंद्व का उपयोग किया जाता है जिसे हम सभी जानते हैं, खरगोश और कछुआ। पृष्ठ 138। उदाहरण 1, बिना किसी द्वंद्व के संवाद। यहाँ पर ग्राहक और दुकानदार के कुछ संवाद हैं। आइए इन्हें पढ़ें और समझें। ग्राहक, नमस्ते, मुझे अपनी बहन के लिए मिठाई चाहिए। दुकानदार, ठीक है, आपको किस तरह की मिठाई चाहिए? ग्राहक, मेरी बहन को लड्डू पसंद है,
दुकानदार, हमारे पास बूंदी के, बेसन के और मेवे के लड्डू हैं। ग्राहक, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। दुकानदार, क्या इसे उपहार की तरह सज्जित डिब्बे में पैक करना है? ग्राहक, हाँ, कृपया कर दीजिए। दुकानदार, ये लो आपका उपहार, इसके 50 रुपए लगेंगे। ग्राहक, ये लीजिए पैसे, धन्यवाद। पृष्ठ के दाईं तरफ एक दुकानदार और एक बच्चे का चित्र है जो आपस में संवाद कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि द्वंद्व से क्या अंतर पड़ता है। उदाहरण 2, द्वंद्व के साथ संवाद। यहां पर एक ग्राहक और दुकानदार के संवाद हैं। आइए इसे पढ़ें और समझें। ग्राहक, नमस्ते, मुझे अपनी बहन के लिए मिठाई चाहिए। दुकानदार, ठीक है, आपको किस तरह की मिठाई चाहिए? ग्राहक, मेरी बहन को बूंदी के लड्डू पसंद हैं। दुकानदार, क्षमा करें, हमारे पास केवल बेसन और मावे के लड्डू हैं। ग्राहक, ओह, लेकिन मेरी बहन को बूंदी के लड्डू पसंद हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे बेसन के लड्डू दें और उसे उपहार हेतु सज्जित डिब्बे में पैक कर दें। दुकानदार, ओह, हमारे पास सज्जित डिब्बा उपलब्ध नहीं है, क्या इसे सामान्य भूरे रंग के लिफाफे में दे दूं? ग्राहक, ये तो ठीक नहीं है। पहले आपके पास वो लड्डू नहीं जो मुझे चाहिए, अब आपके पास सज्जित डिब्बे भी नहीं हैं। मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगा, मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए। दुकानदार, अरे रुको, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। फोन उठाकर किसी से बात करता है। आप चिंता मत कीजिए, अब आपको बूंदी के लड्डू और सज्जित डिब्बा भी मिल जाएगा। मैं आपके लिए अपने गोदाम से मंगवा रहा हूं। क्षमा कीजिए, आपको असुविधा हुई। ग्राहक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। यहां पर दुकानदार और ग्राहक का द्वंद्व के साथ संवाद का एक चित्र है। पृष्ठ 139। दूसरे उदाहरण में आया टकराव या द्वंद्व पहले उदाहरण में आई नीरसता की तुलना में क्या कुछ भाव और नाटकीयता ला पाया है? इसी तरह आप अपने पूरे आलेख को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। अब आप इसे फिर से जांचें और समझें कि क्या आपने दुकानदार के साथ जो संवाद लिखे हैं उसमें कोई द्वंद्व है? क्या कहानी निर्माण खेल में भी आपको कोई द्वंद्व दिखा? चलिए इसे फिर से खेलते हैं। गतिविधि कक्षा में जारी। आइए कहानी निर्माण खेल के दूसरे चरण में चलते हैं और खेल शुरू करते हैं। निर्देश, सभी एक वृत्ताकार घेरे में बैठते हैं। अगर ये संभव ना हो तो अपनी जगह पर ही बैठा जा सकता है। शिक्षक पहले वाक्य बोलकर खेल की शुरुआत करेंगे। कहानी निर्माण के लिए आप में से प्रत्येक एक पंक्ति जोड़ता है। अंतिम वाक्य क्या था, इसे ध्यान से सुनिए। आपको वहां से आगे बढ़ना होगा। कहानी पूरी करने में किसी प्रकार की शीघ्रता ना करें। कहानी को रोचक बनाने का प्रयास कीजिए। उच्च स्तर 10-15 पर्चियां बनाइए जिस पर कुछ क्रम रहित वाक्य लिखे हों, जैसे नायक भूल गया, या पात्र बहुत भूखा है, या अचानक बिजली चली गई। इसका मुख्य उद्देश्य कहानी में एक मोड़ लाना है, या अधिक पेशेवर भाषा में, जिसे अब आप भी जानते हैं, द्वंद्व है। जैसे आपने पहले कहानी में एक वाक्य जोड़ा था, प्रत्येक 10 पंक्तियों के पश्चात आप एक पर्ची निकालते हैं। कहानी में एक नया मोड़ आता है और आपको उसे कहानी में सम्मिलित करना होता है। आरंभ, मध्य, अंत का ध्यान रखिए। बच्चों के अंतिम समूह को कहानी में आए द्वंद्व को सुलझाना होगा और एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। इस खेल को जितनी बार चाहें उतनी बार खेलें। बच्चों का क्रम बदलें। इससे कहानी में आने वाले प्रवाह, चिंतन और उसके समाधान से परिचित होने में सहायता मिलेगी। इन मूलभूत बातों से परिचित होने के बाद अब आप गंभीर आलेख लिख सकते हैं। अपने स्वयं का नाटक लिखने के लिए यहाँ कुछ सरल चरण दिए गए हैं। पहले अपनी पुस्तिका में पीछे बताए गए 3 भागों के बारे में टिप्पणी लिखिए। पृष्ठ 140। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। तालिका के पहले भाग में लिखा है आरंभ के साथ शुरुआत कीजिए। दूसरे में लिखा है अब आप मध्य के बारे में विचार कीजिए। और तीसरे में लिखा है अंततः, अंत।
आइए अब तालिका को समझें। आरंभ के साथ शुरुआत कीजिए। पात्र कौन है, उनका नाम, आयु, पेशा आदि, घटना कब और कहां घटित हो रही है। अब आप मध्य के बारे में विचार कीजिए। द्वंद्व क्या है, इसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, पात्र क्या करते हैं। अंततः अंत, द्वंद्व का समाधान कैसे किया गया, पात्रों के साथ क्या हुआ, निष्कर्ष। इसकी सहायता से अब आप संवाद लेखन शुरू कर सकते हैं। यहीं पर एक अन्य तालिका है, हमारे समय के प्रसिद्ध लेखक, अंग्रेजी। इस तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है कहानियां और उपन्यास, लेखक सुधा मूर्ति, R.K. नारायण, रस्किन बॉन्ड। और दूसरे में लिखा है नाटक, नाटककार, रविंद्रनाथ टैगोर, शेल सिल्वरस्टीन, तारो येशिमा। दूसरों की कृतियां पढ़ना प्रेरणादायक होता है और इससे आपको अपने काम के लिए विचार भी मिल सकते हैं। आप जो भी कहानी पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, उसमें कहानी के 3 भागों को पहचानने का प्रयास कीजिए, आरंभ, मध्य और अंत। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि द्वंद्व कैसे शुरू होता है और उसका समाधान कैसे होता है। विवरण लिखिए। यहां पर एक रिक्त तालिका है, इसे आप स्वयं भरेंगे। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है फिल्म या कहानी का नाम, दूसरे में लिखा है कहानी का भाग। कहानी के भाग के 3 अंश हैं। पहला आरंभ, दूसरा मध्य अर्थात द्वंद्व और तीसरा अंत। अब आपको अपनी पसंद की कोई फिल्म या कहानी का नाम सोचकर उस कहानी का आरंभ, मध्य अर्थात द्वंद्व और अंत स्वयं लिखना है। लिखते रहिए। लेखन के लिए बधाई। इस पृष्ठ के सबसे अंत में एक लड़की और एक लड़के का चित्र है जो लेखन कार्य कर रहे हैं। अध्याय 17 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।